हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल पेपर 21वां देखेंगे आज, जो जीएससी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही सारे मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन हेतु जो है रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है तो किस रूप में? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, 3 HCl और प्लस 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड में, ठीक है, प्लस HNO3। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोना एक नोबेल धातु है, उसे घोलने हेतु जो है अम्लराज का निर्माण किया जाता है। अम्लराज में जो है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग जो है नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से घोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तब जो है 30% ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, 30% ऊर्जा की हानि हो जाती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा को जो है गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊर्जा की हानि देखी जाती है। तो सी ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में जो है संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है, जिससे जो है किसी कमरे या अन्य स्थान को जो है ठंडा किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या होता है? तो ये होता है एक प्रिज्म से जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रिज्म से जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के कारण जो है ये 7 रंग के प्रकाश अलग अलग होकर जो है वर्णपट पर बनते हैं। ठीक है, तो इसको एक प्रिज्म से जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। छठवां नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। तो ग्लोबलाइजेशन के पीछे कौन सा कारण होता है, मुख्य विचार कौन सा होता है? तो आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, यही जो है ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैश्वीकरण से आशा है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। ठीक है, और इसमें पूंजी हो गया, तकनीकी हो गया, सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया तथा सेवाओं का जो है विनिमय आदि शामिल होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन किससे होती है? तो कारखानों से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण जो है घटने वाली वातावरणीय घटना को जो है क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आठवां नंबर प्रश्न, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आप लोग जानते होंगे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन। ठीक है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात समान अवधि के होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है और 22 सितंबर को छोटा होता है और 21 जून को सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? तो वो चंद्रमा से होती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पूर्णिमा के दिन जो है महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि सप्तमी और अष्टमी को जो है लघु ज्वार भाटा आता है। क्योंकि चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी से जो है ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को जो है ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से जो है महासागर में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की ज्वारो उत्पादक शक्ति जो है सूर्य की तुलना में 2.17 गुना जो है अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
10वां नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। और 1865 में, ठीक है, 1865 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और 1865 में केशव सेन और बहुत से लोग थे, उन्होंने मिलकर भी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1865 में। 11 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है, यहाँ पूछा है। तो जापान इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, ये 5 सदस्य जो हैं ये अस्थायी सदस्य हैं। और शेष 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से जो है 5 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। इस समय वर्तमान में देखा जाए तो वान की मून है। ठीक है, वान की मून, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, 12वां नंबर थोड़ा और देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पूछा है, तो ये वान की मून नहीं, एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में महासचिव हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को। ठीक है, भारत में उदारीकरण की शुरुआत जो है सन 1992 से हुई है। ठीक है, और मनमोहन सिंह ने जो है पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहते हुए भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की, और जिसका परिणाम यह है कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था ना। गुलाम वंश, इसको दास वंश भी कहते हैं, और इसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में किया था, और 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन में रहा भी था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका मेगास्थनीज का था। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन प्रशासन की, नगर व्यवस्था तथा सामाजिक जीवन की जानकारी इसी से मिलती है। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन की, नगर व्यवस्था और सामाजिक जीवन की जानकारी इंडिका से ही मिलती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 नंबर प्रश्न है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था किसके लिए? तो 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में जो है 27 फरवरी 2002, ठीक है, 27 फरवरी 2002 को हुए अग्निकांड की जांच कर रहे न्यायमूर्ति यूसी जी बनर्जी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के कार्यकाल में जो है 3 माह की वृद्धि सरकार ने की थी, और इस समिति का कार्यकाल जो है 4 जून 2005 तक ही था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? तो केंद्रीय सरकार का मुख्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 का 1 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। वह संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से जो है राष्ट्रपति को अवगत कराता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड की स्थापना जो हुई थी इसकी 1920 में की गई थी, और इसके पहले अध्यक्ष गरम दल के नेता लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने जो है 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, ये मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे 1920 में ही, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
90 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था उस समय। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उस समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड चर्चिल था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 नंबर प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज या कहे तो राजगृह। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। बाद में जो है इसके बाद जो है उदयन हो गया था। उदयन ने राजधानी को गिरिव्रज से उदयन ने जो है इसको राजगृह से परिवर्तित करके क्या कर दिया था? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पहला राजगृह था और उदयन ने इसको परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर दिया था। 21 नंबर प्रश्न है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पर जो है किस वंश ने शासन किया था? तो ये मौर्य वंश ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 344 ईसा पूर्व में अंतिम नंद राजा घनानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये ऑप्शन सही है। 22 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि जो है बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पे आरंभ की गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत में पंचायती राज का उद्घाटन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा जो है राजस्थान के नागौर जिले से किया गया और इसके पश्चात जो है आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में इस व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश था। 24 नंबर प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है राष्ट्रीय आय में जो है तृतीय क्षेत्र यानी व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद, ये सभी का अंश जो है योगदान जो रहता है ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का मतलब हो जाता है व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, वास्तविक जायदाद हो गया, ये सभी का जो अंश होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25वां नंबर प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो तैयार किया था सीपी महालनोबिस ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है सीपी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और यह जो योजना जो थी 1956 से लेकर के 1961 तक थी और इस योजना का लक्ष्य था उद्योगों को प्राथमिकता, राष्ट्रीय आय में जो है 4.5% की वार्षिक वृद्धि और रोजगार सृजन। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में शामिल विषय जो देख लीजिए आप लोग, शिक्षा हो गया, राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया, परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या हो गया, नियंत्रण हो गया, समाचार पत्र हो गया, कारखाना हो गया, आर्थिक हो गया तथा सामाजिक योजना हो गया। ठीक है, 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची का क्रम जो है 25 में इसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कॉफ़ी उत्पादन का कुल जो है भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 56.5% अकेले जो है कर्नाटक राज्य में होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम किसकी पुस्तक है? तो अरविंद घोष की वंदे मातरम में किया था। किसका? तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का। और
उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज़ ऐसा नहीं करते तब तक उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो ये बिहार। ठीक है, बिहार के विभाजन के पश्चात यहाँ अभ्रक उत्पादन का अधिकांश क्षेत्र जो है झारखंड राज्य में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर झारखंड रहेगा तो झारखंड हो जाएगा, लेकिन झारखंड यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है तो बिहार राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो कौन सा धुआं होता है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। पीतल के बर्तनों को सफाई करते समय जो है गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं जो है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अमोनिया जो है अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। प्रायः मृतप्राय जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के सड़ने से यह गैस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका रीजनिंग शुरू हो गया है। ठीक है, 2 कथन दिया गया है, सत्य निष्कर्ष निकालना है। तो कथन में दिया गया है कुछ मंत्री अध्यापक हैं। ठीक है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, तो अध्यापक हो गया। तो कुछ मंत्री यहाँ पे अध्यापक हैं। ठीक है, मंत्री कुछ अध्यापक हैं। और फिर कह रहा है सभी अध्यापक विद्वान हैं, तो सभी अध्यापक क्या हैं? विद्वान हैं, ये विद्वान हो गया। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री भी विद्वान हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, अब सभी विद्वान अध्यापक हैं, तो सभी विद्वान अध्यापक नहीं है। देखिए विद्वान बाहर है तो अध्यापक अंदर है, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक निर्गत हो रहा है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कथन दिया है क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? हाँ, ये भी स्थान है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों को ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आपका प्रबल दिख रहा है। हाँ, ये स्थान जहाँ अंतर्राष्ट्रीय, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें हर जगह जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराधी ही कार्यरत हों। ठीक है, तो केवल 2 तर्क आपका प्रबल हो जा रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। कारण है सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। यहाँ पे देख लीजिए, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है, अथवा लगा लीजिए यहाँ पे, अथवा सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो सही तो दोनों है, लेकिन ये दूसरा जो है इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 34 नंबर प्रश्न है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कमला है, कमला का परिचय देते हुए किसने कहा? महेश ने कहा। महेश ने कहा इसके पिता, मान लीजिए हाँ ये इसका पिता है। ठीक है, इसके पिता, ठीक है, इसके पिता मेरे पिता, ये इसका पिता महेश का पिता, महेश का पिता मेरे पिता। ठीक है, इसका पिता ये मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, एकमात्र पुत्र हैं। तो महेश कमला से किस प्रकार संबंध है? तो ये कमला है, महेश से किस प्रकार संबंध है? तो ये संबंध हो जाएगा आपका पुत्री का। ठीक है, देखिए इसका ये पुत्र है, इसका ये पिता है, इसका ये पिता है, इसका ये पिता है, और इसका ये क्या है? पुत्र है, इसके पिता का ये पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये पिता हो जाएगा इसका। ये कमला इसका पुत्री हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, सर्वथा भिन्न को चुनिए। अंगूठी, चूड़ी, टायर, प्लेट। ठीक है, तो प्लेट डिफरेंस हो जाएगा। अंगूठी, चूड़ी, टायर का आकार जो है गोल होता है और बीच में रिक्त रहता है पहनने के लिए, जबकि प्लेट का आकार भिन्न होता है इससे। प्लेट तो मान लीजिए यहाँ बीच में कुछ स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा।
अब यहाँ से मैथ आपका मिल गया। ठीक है, 52 का 3/4, 99 के 2/3 हिस्से से कितना कम है। तो 52 का 3/4, 52 का 3/4 बराबर कितना हो गया, 13 चौको 39, और 99 का 2/3, 99 गुणे 2/3, 3 का 3, 3 त्रिका 33, 33 कितना हो गया ये, 33 दूना 66, कितना कम है, हिस्से का कितना कम है। तो 66 माइनस 39 बराबर कितना हो गया आपका, 27। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 27। 37 नंबर प्रश्न है, सतीश को उसके जन्मदिन पर पिताजी द्वारा कुछ धन दिया गया। सतीश ने पूरा धन जो है 5 स्टोर पर खर्च कर दिया। प्रत्येक स्टोर में उसने जो है उस धन के आधे से 1 रुपया अधिक खर्च किया। तो उस स्टोर में आने से पूर्व उसके पास था, उसने अपने पिताजी द्वारा कितना धन प्राप्त किया था, तो ये बताना है आपको। तो मान लीजिए सतीश को पिताजी द्वारा दिया गया धन कितना था, तो यक्स मान लीजिए 100 रुपये दिए थे। तो पहली दुकान पर खर्च करेगा तो कितना करेगा, तो x/2 + 1। ठीक है, या तो इसको कर सकते हैं x + 2/2। ठीक है, अब शेष धन, इसका शेष धन कितना बचा, तो क्या हो जाएगा, x पूरा था तो x माइनस x + 2/2 बराबर x - 2/2। ठीक है, इसी तरह से दूसरी दुकान पे करेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी दुकान पे करेगा, तो दूसरी दुकान पे जब करेगा तो कितना आ जाएगा, x - 6/4 आ जाएगा। तीसरी दुकान पे करेगा तो क्या आ जाएगा, x - 14/16 आ जाएगा। ठीक है, चौथी दुकान पे करेगा तो चौथी दुकान पे कितना आ जाएगा, x - 30 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। पाँचवीं दुकान पे करेगा तो x + 2 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, अब शेष धन कितना बच रहा है, शेष धन यहाँ पे 0 हो गया पाँचवीं दुकान पे आते आते। ठीक है, अब किया गया धन कुल खर्चा कितना हुआ, तो सभी को हम जोड़ लेंगे। सभी को जब हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 31x + 62/32 बराबर x। अब x बराबर इसी को हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 62 रुपया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, कीजिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह से पहला निकला है पहले दुकान का, उसी तरह से दूसरे दुकान का 1 रुपये उसमें अधिक जोड़ते हुए उसका मान निकाल लेना है और टोटल कर देना है, तो आपका 62 रुपया मान आ जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है और हर में 10% घटाया जाता है तो भिन्न का मान जो है 16/21 हो जाता है। तो मूल भिन्न कौन सा है, तो माना जो है अंश x है और हर जो है ये अंश हो गया, और हर कितना है, हर y मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, 20% बढ़ाया जाता है अंश में और 10% घटाया जाता है हर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x गुणे 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे हो जाएगा y माइनस घटाया जाता है y में, तो y गुणे 10/100 हो जाएगा, बराबर कितना है, 16/21। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा। अब इसको हम जब देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20/2500 और उसके बाद 6x/5/9y बराबर 16/21। ठीक है, 16/21 हो गया। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे फिर, तो कितना आ जाएगा, 60x/45y, 45y बराबर 16/21 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालेंगे तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 16/21, या आप कह सकते हैं एक्स बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4/7। ठीक है, ये कितना है, 16 है तो 4 चौको 16 और 3 सते 21, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4/7। ठीक है, तो मूल भिन्न जो था वो 4/7 था। 39 नंबर प्रश्न है, एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है और इसमें रखे जा रहे सकने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई क्या है। तो खंभे की अधिकतम लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, खंभे की अधिकतम लंबाई बराबर हो जाएगा आपका कमरा का विकर्ण, कमरा मान लीजिए है। ठीक है,
लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई जो है 9 मीटर और ऊंचाई, इसे करेंगे तो ऊंचाई भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितना है ये 8 मीटर। ठीक है, तो इसका विकर्ण हम निकाल लेंगे। जब भी किसी कमरे में हम कोई सामान रखेंगे तो इसे रखेंगे ना, तो उसका हम विकर्ण निकाल लेंगे। तो खंभे की अधिकतम लंबाई बराबर हो जाएगा कमरे का विकर्ण, यानी √L² प्लस B² प्लस H², लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 12² प्लस 9² प्लस 8² अंडर रूट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 144 धन 81 धन 64 अंडर रूट में। ठीक है, अब अंडर रूट में 289 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब अंडर रूट 289 का मान कितना होता है 17। ठीक है, तो कितना हो जाएगा खंभे की अधिकतम लंबाई कितना हो जाएगा 17 मीटर। 40 नंबर प्रश्न है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो 2 भी अभाज्य संख्या है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुल संख्याएं आएंगी 15, अभाज्य संख्याएं आएंगी 150 के बीच में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।